हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या होता है, जिसे हम दूसरे नाम से बोलते हैं एचएमपी शंट पाथवे। ये दोनों नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरी चलो अब हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। तो देखिए, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वही पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है। ठीक है, यही भाग लेता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। तो देखिए, सबसे पहले जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, यदि हम इसको ग्लाइकोलाइसिस करवाते हैं इसकी, तब क्या बनता है, तब एटीपी बनता है। एटीपी कितनी बनती हैं, 8 एटीपी बनती हैं। 8 एटीपी किस प्रकार से बनती हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा होगा 2 एटीपी बनती हैं और 2 NADH मॉलिक्यूल बनते हैं। तो एक NADH मॉलिक्यूल से 3 एटीपी बनती हैं और 2 NADH मॉलिक्यूल से 6 एटीपी बनती हैं। 6 और 7 8, तो 8 क्या बनती हैं, एटीपी बनती हैं जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करता है तब। ओके, अब यदि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में यदि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर करता है तो क्या बनता है, तो एक भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती है, ना ही एक भी एटीपी यूज में आती है, ना ही एक भी एटीपी प्रोड्यूस होती है और ना ही एक भी एटीपी यूज आती है। क्या होता है, तो NADH मॉलिक्यूल बनता है और राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है। ओके, तो ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये किससे बनते हैं, ये ऑक्सीडेटिव फेज से बनते हैं, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, जो कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की होती है। ओके, तो इतनी बात आप जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो ऑक्सीडेटिव, एक नॉन ऑक्सीडेटिव। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण होता है, ये अनॉक्सीकरण होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑक्सीकरण वाला प्रोसेस है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। जितना मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना है। यहाँ पर जो और कुछ लिखा है वो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ फिर समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, यहाँ पर हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिख दिया। अब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण कराने के बाद क्या होगा वो हम आगे आपको बता देंगे। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये बदल जाता है किसमें, 6 फॉस्फो स्पो ग्लूकोनोलैक्टोन। ये बड़ा नाम है, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो किसमें बदलता है, 6 फॉस्फो स्पो ग्लूकोनोलैक्टोन, इसमें बदल जाता है। और किस एंजाइम की मदद से बदलता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की मदद से बदलता है। और यहाँ पर मैग्नीशियम आयन भी यूज में आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो NAD प्लस होता है वो किस में बदल जाता है, वो टूट जाता है और NADPH प्लस H प्लस में बदल जाता है। ओके, इस रिएक्शन को हम करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना लगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए जो NADP प्लस है ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है NADPH प्लस। ओके, प्लस H प्लस, इस प्रकार से ये बदल जाता है। NAD प्लस जो होता है वो NADPH प्लस और प्लस H प्लस में बदलता है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। प्लस यहाँ पर नहीं लगा है, सॉरी, प्लस यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्लस, यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैग्नीशियम आयन यूज होता है। और यहाँ पर जो 6 फॉस्फो स्पो ग्लूकोनोलैक्टोन जो बना है वो बदल जाता है किसमें, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में बदल जाता है। किस एंजाइम की मदद से, ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज एंजाइम की मदद से बदलता है। और यहाँ पर वाटर भी यूज में लिया जाता है। ओके, अब जो 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट जो है वो किस में बदलता है, राइबोलोस 5 फॉस्फेट में बदल जाता है। किस एंजाइम की मदद से, फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की मदद से बदलता है। और यहाँ पर जो NAD प्लस होता है वो किस में बदल जाता है, NADPH प्लस H प्लस में बदलता है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल इसके यूज किए जाते हैं, देख पा रहे होंगे।
यहाँ पर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है इसके 6 मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं ऑक्सीडेटिव फेज में। ओके, और यहाँ पर जो NAD+ है इसके भी 6 मॉलिक्यूल हैं। NADPH+ इसके भी कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 मॉलिक्यूल हैं। और जो H+ है इसके भी 6 मॉलिक्यूल हैं। और यहाँ पर 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन के भी 6 मॉलिक्यूल हैं। H2O यानी जल के भी 6 मॉलिक्यूल हैं, यानी यहाँ पर 6 ही मॉलिक्यूल यहाँ पर होते हैं। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट इसके भी 6 मॉलिक्यूल हैं। NAD+ इसके भी CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसके भी 6 मॉलिक्यूल हैं। NADPH इसके भी 6 और H+ जो है उसके भी 6 और जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है इसके भी 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर होते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेटिव फेज से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की ऑक्सीडेटिव फेज से हमें क्या प्राप्त होता है? NADPH प्राप्त होता है और राइबोज 5 फॉस्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, इसके कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। NADPH के मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 12 मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे NADPH इसके 6 यहाँ पर हैं और NADPH इसके 6 यहाँ पर हैं। 6 6 12, तो 12 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑक्सीडेटिव फेज से हमें प्राप्त होते हैं, जो कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की होती है। ये बात आप जान चुके हैं। अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज देखने के लिए आपको राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है, इसके 6 मॉलिक्यूल सीधे यहाँ पर लिख देना है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में। तो यहाँ पर क्या होता है? इसके 6 मॉलिक्यूल होते हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट के। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इसको समझने से पहले यहाँ पर आपको मैं एक सारणी दिखाना चाहता हूँ, वो देखिए पहले। ये जो सारणी है यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 से लेकर 7 तक है। ये एल्डोज शुगर है, ये कीटोज शुगर है। ओके, ये आपने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में पढ़ी होगी, मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जो 3 कार्बन वाला एल्डोज यदि पूछा जाए शुगर, वो कौन सा होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। यदि 4 कार्बन वाला आपसे कीटोज शुगर पूछा जाए, वो कौन सा होता है? इथ्रुलोस होता है। ओके, जो कार्बन 5 का आपसे एल्डोज वाला शुगर पूछा जाए, वो होता है राइबोज और जाइलोज होता है। और यहाँ पर कीटोज पूछा जाए 5 कार्बन वाला, तो राइबोलोज होता है और जाइलोज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पूरी सारणी ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर बात आती है, अच्छी तरह से आपको समझना है। देखिए, जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है इसमें क्या होता है? जो एल्डोज शुगर होती है वो कीटोज में बदलती है, कीटोज वाली एल्डोज में बदलती है। ओके, तो यहाँ पर आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है इसके 6 मॉलिक्यूल यहाँ से मैंने अभी उठाए थे ऑक्सीडेटिव फेज से। ओके, तो इसको हमने 6 मॉलिक्यूल को हमने तोड़ लिया है 2 भागों में, एक तो 4 और 2, यानी 4A है यहाँ पर +2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको तोड़ लिया है, 4 को अलग कर लिया है, 2 को अलग कर लिया है। तो यहाँ पर 2 एंजाइम कार्य करते हैं, वो कौन कौन से हैं? राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपीमरेज, एक और एंजाइम है राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज। ये 2 एंजाइम है, इंपॉर्टेंट है, इनके भी आपको नाम याद रखने होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है? जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है इसके 6 मॉलिक्यूल हैं, मैंने इसको तोड़ दिया है 4 और 2, इसमें तोड़ दिया है, 4 अलग कर दिए और 2 अलग कर दिए। तो 4 वाला यहाँ पर आ गया और 2 वाला यहाँ पर आ गया। तो जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है वो बदल जाता है किसमें? जाइलोलोज 5 फॉस्फेट में। इसके 4 मॉलिक्यूल से राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल से जाइलोलोज 5 फॉस्फेट बनता है। इसके 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने लिख दिए और 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने लिख दिए, क्योंकि राइबोलोज 5 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना समझिए। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है ये किस में बदल जाता है? जाइलोलोज 5 फॉस्फेट में बदल जाता है। ठीक है, इसके 4 जो मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है वो किस में बदल जाता है? राइबोज 5 फॉस्फेट में बदल जाता है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर जो 4 मॉलिक्यूल जाइलोलोज 5 फॉस्फेट हैं इसको हमने तोड़ दिया है 2 + 2, यानी हम सिर्फ यहाँ पर 2 ही मॉलिक्यूल यूज करेंगे, सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल यूज करेंगे और 2 मॉलिक्यूल को आप भूल जाइए। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल को आप भूल जाइए, वो मैं आपको बाद में याद दिला दूंगा।
तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट है और 2 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट है। अब यहाँ पर एक एंजाइम कार्य करता है जिसका नाम है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम होता है। इसका जो यहाँ पर कोई एंजाइम होता है टीपीपी होता है। टीपीपी देखिए इसका ये कोई एंजाइम है टीपीपी, और थाइमीन पायरोफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब आगे समझिए। जो ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट है इसमें कितने कार्बन होते हैं? ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट में मैंने अभी आपको ये सारणी दिखाई, इसीलिए आपको बताइए याद करना है। ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट में 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको अच्छी तरह से पहले लिख लेना है, फिर आप समझिए इसे। तो ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट में 5 कार्बन होते हैं और राइबोज 5 फॉस्फेट में कितने होते हैं? इसमें भी 5 कार्बन होते हैं। लेकिन जो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम होता है ये क्या करता है? ये तो ये 2 जो कार्बन होते हैं वो चले जाते हैं कहाँ पर? वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट के पास। 2 कार्बन जो होते हैं, 5 कार्बन में से 2 कार्बन राइबोज 5 फॉस्फेट के पास ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? 2 की कमी आ जाती है। 2 कार्बन ट्रांसफ़र कर दिए तो यहाँ पर 3 कार्बन बचे, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए तो यहाँ पर ऐड कर दिए मैंने, तो यहाँ पर 7 कार्बन हो गए। ठीक है, 5 कार्बन यहाँ पर थे, 5 कार्बन यहाँ पर थे, 2 कार्बन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए तो यहाँ पर ऐड कर दिए गए, 7 कार्बन हो गए, यहाँ से माइनस हो गए तो 3 कार्बन बचे। ओके, तो 3 कार्बन यहाँ पर बचे। अब यहाँ पर क्या होता है? 3 कार्बन वाला आपको क्या ढूंढना पड़ता है? शुगर ढूंढना पड़ता है। कौन सा शुगर ढूंढना पड़ता है? एल्डिहाइड वाला ढूंढना पड़ता है। तो 3 कार्बन का जो एल्डिहाइड शुगर होता है वो कौन सा होता है? गैल्सल्डिहाइड होता है। गैल्सल्डिहाइड 3 फास्फेट। ठीक है, 3 कार्बन है इसीलिए हम 3 फास्फेट लिख दिए। 7 कार्बन, देखिए यहाँ पर 5 कार्बन है तो यहाँ पर हमने 5 फॉस्फेट लिख दिया। यहाँ पर देखिए 5 कार्बन है तो यहाँ पर 5 फॉस्फेट लिख दिया। ठीक है, तो इसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये गैल्सल्डिहाइड हो गया, इसके 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला है तो यहाँ पर 3 फॉस्फेट लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि जो ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट होता है इसके पास 3 कार्बन बचे हैं अभी, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इसके 3 कार्बन हैं और 2 मॉलिक्यूल हैं। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए, 2 मॉलिक्यूल हम बाद में बात करेंगे इसकी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? राइबोज 5 फॉस्फेट है, इसके पास 5 कार्बन पहले थे, 2 मिल गए, 7 कार्बन बन गए। अब 7 कार्बन वाला आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? 7 कार्बन वाला आपको शुगर ढूंढना पड़ेगा जो कि कौन सा है? कीटोज है। ठीक है, जो कि कौन सा है? 7 कार्बन वाला कीटोज शुगर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो कौन सा कीटोज है? तो ये स्यूडोहेप्टुलोज है, स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। ओके, तो राइबोज 5 फॉस्फेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में। इसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर लिख दिए। इसमें 7 कार्बन होते हैं तो 7 कार्बन हमने यहाँ पर लिख दिए। इसके 3 कार्बन होते हैं तो 3 कार्बन हमने यहाँ पर लिख दिए। अब एक एंजाइम कार्य करता है ट्रांसएल्डलेज। ये एंजाइम जो होता है ये क्या करवाता है? ये करवाता है कि जो 7 कार्बन इसके पास हैं स्यूडोहेप्टुलोज के पास, इसमें से 3 कार्बन जो होते हैं वो गैल्सल्डिहाइड के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं 3 कार्बन, 3 और 3 6 हो गए। 3 तो पहले से ही थे गैल्सल्डिहाइड के पास और 3 यहाँ से आ गए तो यहाँ पर कितने हो गए? 6 कार्बन, और यहाँ से 3 चले गए तो यहाँ पर 4 कार्बन बचे। ओके, तो स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ठीक है, ये इसके पास 4 कार्बन बचे हैं तो 4 कार्बन वाला आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? 4 कार्बन वाला आपको ढूंढना पड़ेगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कौन सा है? स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाता है एर्थ्रोस 4 फास्फेट में। इसके पास 4 कार्बन है। ओके, अब यहाँ पर जो गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इसके पास 6 कार्बन है तो 6 कार्बन वाला आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? कीटोज ढूंढना पड़ेगा। तो कीटोज कौन सा है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, तो यहाँ पर इसके पास 6 कार्बन होते हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर लिख दिए, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर 2 ही मॉलिक्यूल अभी हम यहाँ पर लेकर चल रहे थे और 2 मॉलिक्यूल अभी यहाँ पर बचे हैं इसके। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हमने यूज कर लिए थे, अब इसके 2 मॉलिक्यूल बचे हैं किसके? ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट के। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हम लिख देते हैं, 2 मॉलिक्यूल ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट के हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब इन दोनों पर एक एंजाइम एक्ट करता है। कौन सा एंजाइम है? ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज और टीपीपी जो है वो इसका को एंजाइम है।
तो इसके पास कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, और इर्थ्रोस के पास 4 कार्बन होते हैं। तो ट्रांसकीटोलेज क्या करता है, 2 कार्बन ट्रांसफ़र करा देता है इसके पास, तो 2 कार्बन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो 6 कार्बन यहाँ पर हो जाते हैं, यहाँ से 2 कार्बन चले गए तो यहाँ पर 3 कार्बन हो जाते हैं। अब जाइलुलोज 5 फॉस्फेट होता है, ये क्या करता है, ये करता है कि जो इसके पास 3 कार्बन बचे हैं तो 3 कार्बन वाला ये एक एल्डिहाइड ढूंढ लेता है। एल्डिहाइड कौन सा होता है, गैल्सल्डिहाइड होता है, जिसके पास 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास 3 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पर भी 3 कार्बन, यहाँ पर भी 3 कार्बन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, 2 यहाँ पर मॉलिक्यूल, 2 यहाँ पर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर इर्थ्रोस 4 फास्फेट होता है, इसके पास 6 कार्बन है। अब ये 6 कार्बन वाला कीटोज ढूंढ लेता है। कीटोज कौन सा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। ठीक है, तो इसके पास 6 कार्बन है। अब यहाँ पर गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। ये 2 मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं, एक अणु में चेंज हो जाते हैं। 2 मॉलिक्यूल गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। ये रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस का ये ठीक उल्टा है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदलता है। ठीक है, ये बात आप जान चुके हैं। अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि टोटल 5 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फास्फेट। देखिए इस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में टोटल 5 मॉलिक्यूल जो होते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के प्रोड्यूस होते हैं, निकलते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ये हो गए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के, 2 मॉलिक्यूल ये हो गए और 1 मॉलिक्यूल ये हो गया। तो 2 2 2 2 4 1 5, तो 5 मॉलिक्यूल जो होते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के वो यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो जो 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं वो किस में बदल जाते हैं, 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल वो किस में बदल जाते हैं, 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाते हैं। ये रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस का ठीक उल्टा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है इसके 5 मॉलिक्यूल हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि किस में बदल जाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाते हैं। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल 5 में बदलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का ठीक उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज से हमें प्राप्त हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल, और ऑक्सीडेटिव से हमें 12 NADPH मॉलिक्यूल प्राप्त हुए हैं। ये बात आप समझ चुके हैं, पूरा का पूरा हमने पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट से समझिए, हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल लिए थे यूज में। ओके, तो 6 में से बचे कितने, 6 में से 5 मॉलिक्यूल बचे सिर्फ, यानी कि एक जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो एक क्या हो गया, यूज कर लिया हमने। ठीक है, इस प्रोसेस में एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है वो हमने यूज कर लिया, और यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल बचे हैं। तो एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमें 12 NADPH प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यही है पूरा का पूरा, बस यही समझना है आपको। यहाँ पर हमने 6 मॉलिक्यूल लिए थे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, और यहाँ पर बचे कितने, यहाँ पर 5 बचे, 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल। एक हमने यूज कर लिया, हमने एक यूज कर लिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, तो उससे हमें 12 NADPH मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए। ठीक है, यही सिंपल है। चलिए थ्योरी में क्या है, देखिए पेंटोज फॉस्फेट पाथवे अभी मैंने आपको बताया। यदि मैं आपको ये पहले बता देता तो आपके समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने पहले प्रोसेस बता दिया आपको, यानी पाथवे बता दिया। अब इसे समझते हैं। देखिए पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को हम क्या बोलते हैं, हेक्सो मोनोफॉस्फेट शंट बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरा नाम है फॉस्फो ग्लूकोनेट पाथवे बोलते हैं। इसके 2 नाम हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें से एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, और मुख्य रूप से 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के हमें प्राप्त हो जाते हैं, और एक मॉलिक्यूल
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के एक अणु से हमें क्या प्राप्त होता है, 12 NADPH प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी थ्योरी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, नहीं लेना है तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट तो पढ़ा ही दिया है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला MCQ देख लेते हैं। पेंटोज फॉस्फेट मार्ग को कहा जाता है, यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज आल्सो टर्म एज। ठीक है, तो पेंटोज और फॉस्फेट पाथवे को हम क्या बोलते हैं, कौन से ऐसे दूसरे नाम से जानते हैं, तो दूसरा नाम इसका है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। ओके, हमने कहा था इंपॉर्टेंट है नाम, याद कर लेना। और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फेजेस इन PPPR, यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, एक तो ऑक्सीडेटिव एक नॉन ऑक्सीडेटिव। ओके, अगला यहाँ पर है क्वेश्चन PPP, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ऑक्सीकरण चरण में उत्पन्न अणु। ठीक है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेटिव फेज में पूछ रहा है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का जो ऑक्सीडेटिव फेज होता है उसमें जो अणु जो होते हैं वो कौन से अणु होते हैं, वो NADPH होते हैं। ठीक है, NADPH होते हैं। ये कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 12 मॉलिक्यूल होते हैं, यही तो पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्वेश्चन है PPP किसके समांतर है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे किसके समांतर है, ग्लाइकोलाइसिस के समांतर है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का ठीक रिवर्स है, उल्टा है। ओके, इसीलिए इसका समांतर है। अगला यहाँ पर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की प्राथमिक भूमिका है, इसकी प्राथमिक भूमिका क्या है, एनाबोलिक है इसकी भूमिका। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की प्राथमिक भूमिका एनाबोलिक है, मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट बनते जाते हैं, तो इसे एनाबोलिक बोलते हैं। बस यही है, समझ लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। कोई सा टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट कर दीजिए, और जो भी समस्या है, जो कुछ समझ में नहीं आया है वो भी कमेंट कर दीजिए, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।